टॉक्स विद डॉक्टर गुप्ता एंड फ्रेंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम सुर्खियों से आगे बढ़कर उन गहरे भू राजनीतिक संबंधों को जोड़ते हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। आज हम एक ऐसे शिखर सम्मेलन की परतें खोल रहे हैं जो पहली नजर में एक कूटनीतिक प्रेम कहानी जैसा लग रहा था। गर्मजोशी भरी मुस्कानें, प्रतीकात्मक हाथ मिलाना और समय की कसौटी पर खरी दोस्ती की बातें। लेकिन इस समारोह के पीछे कुछ कठिन रणनीतिक फैसले छुपे हुए थे। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दृश्य, अर्थव्यवस्था, रक्षा और तकनीकी एजेंडा और असली प्रेरणाएं नई दिल्ली और मॉस्को के बीच इस नृत्य को चला रही हैं। चलिए सबसे पहले दृश्य से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। उन्होंने साथ में कार की सवारी की, एक अनौपचारिक डिनर किया, गर्मजोशी भरी बातें की, खासतौर पर भरोसे पर टिकी दोस्ती दिखाई। ये तस्वीरें संयोग नहीं थीं, ये सब कुछ पूर्व नियोजक था। इस संदेश का मकसद 3 अलग-अलग दर्शकों तक पहुंचना था। घरेलू भारत, जिसे स्थिरता और निरंतरता का संकेत देना था, मॉस्को ताकि रूस को भरोसा दिलाया जा सके कि वो अलग थलग नहीं है, और पश्चिम ताकि वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स को याद दिलाया जा सके कि भारत के पास अब भी विकल्प हैं। दृश्य केवल दिखावा नहीं होते। भू राजनीति में दृश्यता जगह बनाती है बातचीत के लिए, दबाव का सामना करने के लिए और साझेदारियां बढ़ाने के लिए। लेकिन अब असलियत की बारी है। 2022 से पहले भारत रूस व्यापार सालाना लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास था। यूक्रेन युद्ध के बाद यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा और 60 अरब डॉलर के पार चला गया। और ईमानदारी से कहें तो इस उछाल का एक ही कारण है, रूसी कच्चे तेल की छूट। रूसी समुद्री तेल में भारत की हिस्सेदारी एकल अंकों से बढ़कर अपने चरम पर लगभग 40% तक पहुंच गई। तो भले ही बात भरोसेमंद दोस्ती की हो रही है, लेकिन मौजूदा रिश्ते की रीढ़ लेन देन आधारित अर्थव्यवस्था है, सस्ती ऊर्जा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देश अपने स्वार्थ में काम करते हैं, लेकिन हमें इस रिश्ते को वैसा ही देखना चाहिए जैसा ये बन गया है। रणनीतिक हाँ, लेकिन साथ ही अवसरवादी भी। पुतिन ने तेल और हथियारों से आगे आर्थिक एजेंडा को विस्तार देने की कोशिश की। शिखर सम्मेलन में अंतरिक्ष तकनीक, परमाणु परियोजनाओं, जिनमें कुडनकुलम और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं, जहाज निर्माण और विमानन, यहाँ तक कि एआई और उन्नत तकनीक में सहयोग को उजागर किया गया। ये रूस का संदेश है, हम सिर्फ आपके तेल आपूर्तिकर्ता या पुराने रक्षा साझेदार नहीं बनना चाहते, हम आपके भविष्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर, और ये एक बड़ा अगर है, ये तकनीकी सहयोग साकार होते हैं तो साझेदारी और गहरी और कम एक तरफा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये वादे सिर्फ क्षितिज पर हैं, अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अब शिखर सम्मेलन का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो नहीं था जो कहा गया, बल्कि वो था जो नहीं कहा गया। कोई बड़ी रक्षा घोषणा नहीं दी। विश्लेषकों को S-400 डिलीवरी, संभावित S-500 चर्चाओं, Su-57 5वीं पीढ़ी के फाइटर सहयोग, संयुक्त हेलीकॉप्टर निर्माण पर स्पष्टता की उम्मीद थी। इसके बजाय चुप्पी। ये चुप्पी 2 चीजों का संकेत हो सकती है, या तो व्यावसायिक या तकनीकी मतभेद अभी भी सुलझे नहीं हैं, या फिर ये जानबूझकर किया गया फैसला है ताकि भारत जब वॉशिंगटन के साथ बातचीत कर रहा है तब अमेरिका को उकसाया ना जाए। याद रखिए, भारत को अमेरिकी तकनीक चाहिए। ड्रोन, जेट इंजन, सह निर्माण। सार्वजनिक रूप से नए रूसी सिस्टम को अपनाना इन महत्वाकांक्षाओं में बाधा डाल सकता है। तो रक्षा साझेदारी मजबूत बनी हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल सह निर्माण, T-90 टैंक निर्माण, लेकिन कोई भी नया समझौता अब और अधिक अस्पष्ट, शांत और राजनीतिक रूप से संतुलित होता जा रहा है। इसके बाद आता है वित्तीय इंजीनियरिंग का मसला। हर किसी को डॉलर मुक्ति का विचार अच्छा लगता है जब तक कि आप इसे लागू करने की कोशिश नहीं करते। भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल, गैस और रक्षा उपकरण आयात करता है। रूस भारत से बहुत कम चीजें आयात करता है, इसलिए रूस के पास रुपये का एक बड़ा ढेर जमा हो जाता है जिसे वो आसानी से खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय नहीं है। यही रुपया रूबल निपटान की मूलभूत सीमा है। न तो भू राजनीति, न ही विचारधारा, बस साधारण लेखा जोखा। जब तक व्यापार असंतुलन कम नहीं होता, डॉलर मुक्ति एक नारा ही बनी रहेगी, समाधान नहीं। कागजों पर रूस निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति का वादा करता है, असलियत में भारत चुपचाप अपनी खरीदारी घटा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का दबाव असरदार है। दंडात्मक शुल्क, द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा और राजनीतिक संकेत। भारतीय रिफाइनर इस टकराव में फंसना नहीं चाहते, इसलिए खरीदारी की मात्रा इसलिए नहीं घटी कि रूस आपूर्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि भारत वॉशिंगटन के साथ अपनी स्थिति लचीली रखना चाहता है। यही इस शिखर सम्मेलन की बार बार दोहराई जाने वाली थीम है। भारत संतुलन बना रहा है, पक्ष नहीं चुन रहा। अमेरिकी प्रभाव मंच पर तो नहीं दिखा, लेकिन पूरे शिखर सम्मेलन को पर्दे के पीछे से उसी ने आकार दिया।
अमेरिका भारत पर व्यापारिक दंड, तकनीकी पहुंच, वित्तीय प्रतिबंध और इंडो पैसिफिक सैन्य सहयोग के जरिए दबाव बना सकता है। नई दिल्ली को रूसी तेल और रक्षा विकल्प चाहिए, लेकिन वो अमेरिकी बाजार, तकनीक और इंडो पैसिफिक में भू राजनीतिक मेलजोल को भी महत्व देती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत रूस समर्थक है या अमेरिका समर्थक। असल सवाल ये है, भारत इन दो प्रतिस्पर्धी ध्रुवों के बीच अपनी अधिकतम स्वायत्तता कैसे बनाए रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि अमेरिकी प्रक्रिया किस तरह नई दिल्ली के अगले कदमों को आकार देती है। नवीन सोच के लिए शुभकामनाएं।